हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 15 है वो देखेंगे और करेंट कॉन्सेप्ट करके आता है। फ्रेंड्स, इससे पहले जनवरी से जुलाई तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इसका भी एक पार्ट अपलोड हो चुका है फ्रेंड्स, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल विविध था। और आज हम देख लेंगे जो पेपर का निचोड़ होता है ना, वो देख लेंगे। और आज का ये जो देखिए मतलब 1 से 15 अगस्त तक 2024 तक का है और ये बहुत डिमांडेड वीडियो है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत दिन से बीच में सर नहीं अपलोड, मतलब सर आ नहीं रहा था ये, तो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और इस चैनल पे आपको बहुत सारे जो बीपीएससी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो एक एग्जाम इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है, वही आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, बिहार स्पेशल बुक मिल जाएंगे, घटना चक्र मिल जाएंगे, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। करंट अफेयर भी हमारा चल रहा है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर भी चल रहा है एडुटेरिया का, तो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो पॉइंट है वो है वफ संशोधन विधेयक 2024, और जो इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस है। तो देख लेंगे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम की कमी होता है, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, और पढ़ भी पाते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि क्या सही है, मतलब क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था और यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। अभी देख लेते हैं क्या क्या इसमें संशोधन हुआ है, क्या क्या प्रमुख संशोधन है। तो प्रमुख संशोधन है, इसमें पारदर्शिता है। तो वक्फ बोर्ड को संपत्ति दावे के लिए अनिवार्यता सत्यापन से गुजरना होगा। लैंगिक विविधता, तो वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की संरचना में महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। असीमित शक्तियों पर नियंत्रण क्या होगा, तो इसमें देख लेते हैं क्या है बोल रहा है। तो वक्फ बोर्डों की अनियंत्रित शक्तियों को नियंत्रित किया जाएगा, जो व्यापार भूमि पर वक्फ के दावे और विवादों को संबोधित करता है। सत्यापन प्रक्रिया, तो वक्फ संपत्तियों के विवाद समाधान और दुरुपयोग को रोकने के लिए नया सत्यापन प्रक्रिया लागू की जाएगी और जिला मजिस्ट्रेट इन संपत्तियों की देखरेख करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वक्फ संपत्ति, तो वक्फ संपत्ति इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति को वक्फ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वक्फ क्या कहते हैं, तो इस तरीके से कोई ना कोई पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। और ये चर्चा में भी रहा था, इसलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है, वर्तमान में वक्फ की 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 872292 से ज़्यादा पंजीकृत अचल संपत्ति है, जबकि कुल चल संपत्ति कितनी हो गई है, तो 16,713 हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अचल संपत्ति के क्षेत्रफल में पिछले 13 वर्षों में 2 गुनी वृद्धि हुई है। कितनी वर्षों में, तो 13 वर्षों में। सशस्त्र बलों, सेना और भारतीय रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामित्व वक्फ बोर्ड है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि पहले तो हमारा सशस्त्र बल सेना में तो होनी ही चाहिए था, रेलवे बोर्ड में भी है, लेकिन वक्फ में भी बहुत ज़्यादा, मतलब 3rd नंबर पे वक्फ बोर्ड है। तो सोच लीजिए कितनी सारे उनके पास संपत्ति है, ठीक है। अब वक्फ बोर्ड में क्या क्या है, तो वो देख लेते हैं। क्या वक्फ बोर्ड में होता क्या है इसकी कैसा है इसका, मतलब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों की प्रबंधन के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। कहाँ, तो प्रत्येक राज्य में किया गया था। और इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। बोर्ड का प्रमुख कार्य वक्फ संपत्ति का पंजीकरण, संरक्षण व प्रबंधन करना है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग धार्मिक एवं चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में राजनीतिक संकट। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि बहुत सारे चर्चा में आया था, और जो शेख हसीना जो हमारे जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे वो इस्तीफा दे दिए हैं। तो उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमारे नियर वाइज है। जैसे कि कोई भी आप एग्जाम देंगे ना, बिहार रिलेटेड या फिर इंडिया रिलेटेड को, तो इसके नियर वाइज कंट्री से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में क्या हो रहा है, या चीन में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, मालदीव में क्या हो रहा है,
तो या फिर बहुत चर्चित रहता है, जैसे कि इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है, देन रूस यूक्रेन का था, ये सब क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्यान रखेंगे बगल में हमारा है बांग्लादेश, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे द हिंदू इसका स्रोत है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कई सप्ताह तक चले हिंसक प्रतिरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी घोषणा सेना प्रमुख ने किए थे। राजनीतिक संकट के कारक क्या क्या हैं? तो राजनीतिक कारण, तो हसीना के प्रशासन पर विपक्ष की आवाज़ों और असहमतियों को दबाने का आरोप लगाया गया था, जैसे विपक्षी नेता को गिरफ्तार करके। नेक्स्ट है मीडिया पर प्रतिबंध। तो सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार और मीडिया अकाउंटेंट्स को अक्सर उत्पीड़न, कानून कार्रवाई या बंद का सामना करना पड़ रहा था। विवादास्पद कोटा प्रणाली, ये क्या था? तो जुलाई में छात्रों द्वारा विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ था, मेन यही कारण था। इस घोषणा प्रणाली के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के 30% नौकरी कोटा बहाल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकारी नौकरियों का आवंटन किया गया था। तो जो स्वतंत्रता सेनानी, जो आपको पता होगा कि 1971 में उनकी बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम जो हेल्प किए थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको नौकरी में कोटा में 30% देने की बहाल किया गया था। इसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे होने लगा था। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप मेंस लिखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांग्लादेश में जो भी हलचल चल रही है, उससे हमारे भारत पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मैं 67 का मेंस दी थी ना, तो उस टाइम यूक्रेन का पूछ लिया था, क्योंकि उस टाइम हाईलाइट था 2022 में यूक्रेन और रूस का युद्ध स्टार्ट ही हुआ था, मतलब उस टाइम चल रहा था। तो उसमें क्वेश्चन पूछ दिया था ना कि रूस यूक्रेन का युद्ध के बाद, मतलब युद्ध में हमारे भारत पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में चर्चा करें। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो भारत पर प्रभाव क्या पड़ेंगे? तो आर्थिक प्रभाव, तो वर्ष 2023-24 में भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार $13 बिलियन से अधिक तक पहुंच गया। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता इस व्यापार को प्रभावित कर सकता है। कितना हो गया था 2023-24 माफ कीजिएगा 2023-24 में? तो $13 बिलियन से अधिक पहुंच गया था। तो अभी वहाँ पर अस्थिरता आ गई है, तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम होगी ही भारत को। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक समुदाय। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और उसके बाद सैन्य तख्ता पलट के बाद मची उथल पुथल के बीच हिंदुओं के घर, पूजा स्थल पर लक्षित हमलों को खबरों में आ रही है। देख रहे हैं कितनी सारी मंदिर तोड़ दिया गया है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है। तो सामाजिक चिंताएं, तो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में अस्थिरता भारत के आतंकवादी विरोधी प्रयास और क्षेत्रीय स्थिरता के समक्ष चुनौती हो जाएगी। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसका जो स्रोत है PIB है। PIB जो गवर्नमेंट होता है ना, उसका है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये ध्यान रख लीजिए कि हमारे अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? तो NATS 2.0 पोर्टल एक व्यापक प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी मंच है, जिसे भारत में राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षु प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए बनाया गया है। इस मंच का उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली का उपयोग करते हुए छात्र पंजीकरण से लेकर रिक्तियां की पुष्टि, आवेदन निपटान, अनुबंध निर्माण और प्रमाण और वजीफा वितरण तक प्रशिक्षु के सभी पहलुओं को देखरेख करना है। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा NEP 2020, तो ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 2020 में हुई थी, के व्यवसायी और सामाजिक शिक्षा को एकीकृत करने के लक्ष्यों को समर्थन करती है। यह छात्रों, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए एकीकृत संसाधन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को ईरान में हत्या हो गई है। तो ईरान में हत्या हो गई, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि हत्या होगी, बस इतना समझ लीजिएगा कि हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को ईरान में हत्या हो गई। ये हमारे लिए अब उतनी खास बिंदु नहीं है। ठीक है,
क्योंकि युद्ध हो रही है, कोई अगर आतंकवादी मरता है तो हमें उससे क्या ही प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट है एक्सियोम मिशन, ये इंपॉर्टेंट होगा, स्टार्ट मार्क कर सकते हैं। एक्सियोम 4 मिशन द हिंदू का न्यूज है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी एक्सियोम 4 मिशन को दो भारतीय, ध्यान रखेंगे, दो भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को प्रशिक्षण हेतु अमेरिका जाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। तो ये दोनों का नाम आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से आप इसको याद कीजिएगा, ठीक है, कि एक्सियोम के लिए उन्हें भेजा गया है और कहाँ भेजा गया, तो ये अमेरिका में भेजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सियोम मिशन 4 क्या है, तो यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। कितना होगा, तो चौथा यह अंतरिक्ष मिशन होगा और यह जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिकी राज्य की यात्रा के दौरान प्रकल्पित इसरो नासा संयुक्त प्रयास का हिस्सा है, ठीक है। एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित एक निजी अंतरिक्ष उड़ान होगा, ठीक है, ये निजी अंतरिक्ष उड़ान है और इसका उद्देश्य 14 दिन के मिशन के लिए चालक दल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक पहुंचाना है। यह मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसमें इतना तो नहीं इंपॉर्टेंट है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, तो कौन जाएंगे एक्सियोम के तहत, तो ये प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं और शुभांशु शुक्ला हैं जो अमेरिका गए हैं और ये निजी अंतरिक्ष उड़ान है और यहाँ पे जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले हैं। बस उतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा लेकिन उनका दोनों नाम। नेक्स्ट है पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका स्रोत है PIB। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण भारत सरकार का विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से 6 से 8 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में हुई है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है और कहाँ हुई है, तो ये नई दिल्ली में हुई है, इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि बिम्स्टेक क्या है, तो बंगाल की खाड़ी का पहल है, ठीक है। उद्देश्य क्या था, तो बिजनेस समिट के पहले संस्करण का उद्देश्य बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों को माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य बिंदु क्या है इसकी, तो इस उद्योग में इसी आयोजन में माफ कीजिएगा इस आयोजन में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 300 से अधिक प्रमुख हित धारकों को एक साथ लाना है, ठीक है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के व्यापार वाणिज्य और उद्योग के साथ साथ ऊर्जा विभाग के कई मंत्री इस आयोजन में उच्च पदस्थ सरकारी अधिनियमों, नीति निर्माताओं और उद्यमियों और उद्योग संघों के साथ भाग लिया जाएगा, ठीक है। बिम्स्टेक तो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। यह वर्ष 1997 बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक के बारे में अच्छी से जानकारी रख लेंगे क्योंकि बस इतना जान लीजिएगा कि बिजनेस का है तो दिल्ली में हुई थी, लेकिन बिम्स्टेक के बारे में आपको अच्छे से जानना है क्योंकि ये मेंस का भी विषय है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें है बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है और इसका जो गठन हुआ था 1997 में हुआ था, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है इसमें 7 सदस्य, कौन कौन है, 7 सदस्य जिसमें भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड है। तो इतना जो है ना हमारा जो भारत बना हुआ है ना इस तरीके से, तो यहाँ पे आप जान लीजिएगा ये सब यहाँ पे है जो मतलब समुद्र से लगा हुआ है, लेकिन 2 देश है जो समुद्र से लगा हुआ नहीं, एक नेपाल है एक भूटान है। तो इस तरीके से भारत के नियर बाई जी है लोग, तो ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है यूपीएससी की नई अध्यक्ष। अब यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन है, तो ये है केंद्रीय, इतना मत ध्यान रखिए, बस इतना प्रीति सूदन है जो यूपीएससी की नई अध्यक्ष बन गई है। अब इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है और इतना जानना है कि मनोज सोनी के स्थान लेंगी और उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिए थे, तो इतना कुछ खास नहीं है, बस हम जान लेंगे। और कि अभी कौन है यूपीएससी के अध्यक्ष, तो यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन है, ठीक है। और यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं, ये ज़्यादा होगा, है ना। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, क्या है, तो संवैधानिक निकाय है,
ठीक है, संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य भारत सरकार के लिए सिविल सेवकों की भर्ती, चयन और प्रशिक्षण करना है। ठीक है, तो यूपीएससी क्या है, तो सिविल से ये संवैधानिक है। यह निकाय की स्थापना ली आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पूछ लेता है कि यूपीएससी का जो स्थापना हुई है तो किसके आयोग, किस आयोग से। ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा, पीवाईक्यू में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ली आयोग की सिफारिश के आधार पर कब हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे, 1926 में एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य हुआ था। ठीक है, कब हुआ था फ्रेंड्स, इसका ये डेट याद रखेंगे, ये भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ली आयोग 1926 में एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी। यूपीएससी भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 भाग कितना है, तो भाग इसका 14 है, ध्यान रखिएगा। एक संवैधानिक निकाय है, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके अनुच्छेद के बारे में हमें पता नहीं होता तो फिर क्या ही होगा, है ना। तो अनुच्छेद कितनी है, तो अनुच्छेद है 315 से 323 और भाग कितनी है, तो भाग है 14 और एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय वो होता है फ्रेंड जो आर्टिकल्स में उसको किया गया है, जैसे कि अभी अनुच्छेद 315 323 है ना, तो यह संवैधानिक हो गया है। नेक्स्ट, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजन करने के अलावा आयोग सरकार को सिविल सेवकों की भर्ती, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्यवाही पर भी सलाह देता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनाज एटीएम। अनाज एटीएम कहाँ खोला गया है, तो अनाज एटीएम खोला गया है, दैनिक भास्कर का न्यूज है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि भारत के पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट में भी आपको कहीं ना कहीं जरूर मिला होगा। तो भारत के पहले 24x7 अनाज एटीएम का उद्घाटन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। तो ध्यान रख लीजिए कहाँ हुआ है, तो ये भुवनेश्वर में हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, ये कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, अनाज एटीएम है। और भुवनेश्वर के मंचेश्वर में भी हुआ है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, भुवनेश्वर मंचेश्वर। ठीक है, अभी इसमें इतना मुझे खास नहीं लग रहा है, इसके इतना ज़्यादा तो पूछने वाले नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा मैं एक रिवाइज कर देती हूँ, हो सकता है कहीं कथन कार्य में पूछ दे। तो अन्नपूर्ति अनाज एटीएम का अनावरण उड़ीसा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास खाद्य कार्यक्रम के उपनिदेशक निजोमी हाशिमो के साथ किया था। और बस नहीं, मुझे नहीं खास चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जो खाद्य एटीएम है ना वो कहाँ खुला है, तो अनाज एटीएम खुला है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, बस इतना ज़्यादा है और बकवास फालतू है। नेक्स्ट है कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, इसका पीआईबी स्रोत है। तो हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो 2 से 7 अगस्त को दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया है। और विषय क्या था, तो संवहनीय कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। फ्रेंड्स, आजकल ट्रेंड हो रहा है कि अभी अब थीम पूछता है, विषय पूछता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 32वां संस्करण है ये, और कहाँ हुआ है, तो ये दिल्ली में हुआ है। और इसका विषय था संवहनीय कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। मुख्य बिंदु क्या है, तो ICAE 2024 युवा शोधकर्ताओं और अग्रणी पेशेवरों के लिए अपने काम को प्रस्तुत करने और वैश्विक साथियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक मंच के रूप में तैयार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। और यह सम्मेलन कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या था, तो ICAE का उद्देश्य कृषि ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक सीमांत को बेहतर बनाना, ताकि कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत को बढ़ावा दिया जा सके। और इसका आयोजन प्रत्येक 3 सालों में दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पे की जाती है। तो ये कितने सालों पे किया, तो 3 सालों पे किया जाता है और अभी इस बार दिल्ली में हुई है। इसका पहला संस्करण अगस्त 1929 में डस्टिंग हॉल इनोवो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। आप मुझे बताएंगे फ्रेंड्स कि जो 1929 है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1929 है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में 1929 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप मुझे सारे कुछ बताएंगे। और ये जो कांग्रेस अधिवेशन हुई थी उसके बारे में मैं इंडिकेट कर देती हूँ, उसके बारे में आप सारे कुछ डिटेल बताएंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इस अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसमें क्या क्या पारित किए गए थे, वो सारे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तभी मुझे पता लगे कि आप पढ़ भी रहे हैं, है ना। नहीं तो अगर पढ़ ही नहीं रहे हैं तो फिर मैं इतने मेहनत क्यों करूँगी, राइट ना। नेक्स्ट है बांग्लादेश में अंतरिम सरकार।
क्योंकि आपको पता है अभी हमने जस्ट देख लिए हैं कि बांग्लादेश में बहुत उथल पुथल मच चुकी है। हसीना जी जो थी वो इस्तीफा दे दी है। तो अब उसके अंतरिम सरकार के बारे में देख लेते हैं, हो सके क्वेश्चन पूछे। तो द इंडियन एक्सप्रेस इसका स्रोत है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता, ये ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है। और यूनुस के साथ 16 अतिरिक्त सलाहकार भी अंतरिम सरकार में शामिल हुए। उन्हें शपथ राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बंगभंग में दिया था। तो वहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी वहाँ पे जो अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन है? तो ये है मोहम्मद यूनुस। और ये क्या है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पटल का पलट का इतिहास हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब हमें उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं देगी। अंतरिम सरकार की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? तो ये तो उनका है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा करना, बांग्लादेश में स्थिर सरकार के लिए निष्पक्ष चुनाव का आयोजन करवाना, भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार एवं संबंधों में सुधार लाना आवश्यक होगा। ठीक है, इसका चुनौतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। PIB स्रोत है इसका। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो हाल ही में भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह परिषद 14 सदस्यीय IPEF ब्लॉक द्वारा गठित 3 निकायों में से एक है। मुख्य बिंदु क्या है? तो भारत और 13 अन्य हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, भारतीय ढांचा जो है भागीदारों ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन से संबंधित महत्वपूर्ण IPEF समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकाय स्थापना की गई है। आपूर्ति श्रृंखला परिषद, तो यह है एक आपूर्ति श्रृंखला परिषद, दूसरा संकट प्रक्रिया नेटवर्क और तीसरा श्रम अधिकार सलाह बोर्ड। ठीक है, बैठकों के दौरान 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों में से प्रत्येक ने एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जो 2 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करेंगे। आपूर्ति श्रृंखला परिषद क्या है? तो ये अमेरिका अध्यक्ष होंगे और भारत उपाध्यक्ष होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और संकट प्रक्रिया नेटवर्क, तो कोरिया गणराज्य होगा अध्यक्ष है और जापान उपाध्यक्ष है। और श्रम अधिकार सलाह बोर्ड का अमेरिका अध्यक्ष है और फिजी उपाध्यक्ष है। तो ध्यान रख सकते हैं। IPEF की शुरुआत कब हुई थी? तो IPEF की शुरुआत 2022 में ही हो गई है। 23 मई 2022 में टोक्यो जापान में की गई है। और ये 14 देशों जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका शामिल हैं। उद्देश्य क्या था इसका? तो विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो BPSC एग्जाम है ना, वो मेरा भी एग्जाम है, क्योंकि मैंने 2 बार मेंस दिए हैं और एक बार इंटरव्यू पे बैठ पाई थी, लेकिन नहीं मेरा क्लियर हो पाया है, मतलब कुछ मार्क्स से मेरा रह गया था। तो इस बार में भी मैं भी दे रही हूँ। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मेरे पास टाइम बहुत ही कम रहता है कि मैं एक बार इसको पढूं, फिर इस पर अंडरलाइन करूँ और फिर मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम मतलब फैमिली बहुत है, तो नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ कि डायरेक्टली मैं वीडियो शूट करती हूँ फ्रेंड्स। इसमें पहले से मैं रिवाइज नहीं करती हूँ, तो थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे तो अटक सी फील होती है, हमें भी फील होती है। ठीक है, तो आप थोड़ी सी मैनेज कर लेंगे। और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इतनी शेड्यूल टाइट में मैं अगर वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ तो सोच सकते हैं कि मैं मतलब इस काम के लिए कितनी डेडिकेटेड हूँ। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करेंगे। एमपॉक्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका द इंडियन एक्सप्रेस है। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने उच्चतम स्तर की चेतावनी देते हुए एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो लग गया है किसके लिए? तो एमपॉक्स के लिए लग गया है। तो अब उसके बारे में देख लेते हैं आगे। पिछले कई वर्षों में यह दूसरी बार है जब संक्रमण को यह दर्जा मिला है। जुलाई 2022 और मई 2023 के बीच प्रकोप को भी PHEIF घोषित किया गया था। और यह निर्णय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कहाँ है? तो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो और पड़ोसी देशों में एमपॉक्स के मामले में वृद्धि के बाद लिया गया है। तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? कॉन्गो, तो ये अफ्रीका में है और ज़्यादातर वहीं पे एमपॉक्स फैल रहे हैं। तो एमपॉक्स जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, एमपॉक्स वायरल
XV के कारण होने वाले एक संक्रमण वायरल रोग है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स कि एमपॉक्स जो होता है, बायोलॉजी में आप देखे होंगे, घटना चक्र में भी आप देखे होंगे, तो ये पूछ देगा कि एमपॉक्स जो है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन दे देगा वायरस है या फिर जीवाणु, मतलब इस तरह के बैक्टीरिया, वायरस और जो परजीवी के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। तो ये जरूर सब ध्यान रख लीजिएगा। एक संक्रमण वायरल रोग है जो मनुष्य और कुछ अन्य जानवरों से भी हो सकता है। ठीक है, लक्ष्य क्या है, तो इसके आम लक्ष्य में है बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द और कम ऊर्जा और सूजी हुई लिम्फोनोड के साथ चेचक जैसे चकत्ते शामिल हो जाते हैं। इसे पहली बार 1958 में बंदरों में पहचाना गया था, जो पॉडिक्स विरिड परिवार के DNA वायरस के कारण होता है। ठीक है, यह वायरस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। एमपॉक्स का पहला मानव मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में ही दर्ज किया गया था और उपचार मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए आपातकाल लगा दिया है कि अभी उसका कोई उपचार नहीं है। हालांकि रोग पर नियंत्रण पाने का लिए प्रारंभिक देखभाल महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा कोरोना हुआ था ना, कोरोना का इलाज नहीं था, लेकिन हाँ उससे बच सकते थे। तो ये चीज़ें मंकी पॉक्स के साथ भी है और ये भी न क्या है, तो ये भी एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडल सौर गांव। ठीक है, हाल ही में PM सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना के तहत मॉडल सौर गांव के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशा निर्देशक को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट मुख्य बिंदु क्या है, तो मॉडल सौर विलेज के अंतर्गत भारत में प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाने का उद्देश्य है। तो प्रत्येक जिले में, भारत के प्रत्येक जिले में, ध्यान रख लीजिएगा। इस घटक के लिए कुल 800 करोड़ रुपए का वित्त परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसमें प्रत्येक चयनित मॉडल सौर विलेज के 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, एक मॉडल सौर गांवों में 5000 या विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से ऊपर की जनसंख्या का आकार वाला एक राजस्व होना जरूरी है, राजस्व वाला गांव होना जरूरी है। नेक्स्ट है, प्रत्येक जिले में सबसे अधिक नवीकरणीय क्षमता वाले विजेता गांव 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान मिलेगा। इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति की देखरेख राज्य क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। अब PM सूर्य घर योजना जो है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने 29 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त करना है। हर महीने 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देख रहे होंगे ना, टेस्ट दिए होंगे, तो जरूर आपको ये मिला होगा कि हर 1 करोड़ घरों को कितना देना है, तो 300 यूनिट मुफ्त में बिजली प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का परिव्यय कितनी है, तो 75,021 करोड़ रुपए, और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जो कथन कारण वाला क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह है, इसका स्रोत है द हिंदू। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार की कैबिनेट ने कितना है, तो 87,342.86 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये महाराष्ट्र में है। का नाम क्या है, तो वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना, जो महाराष्ट्र का है, महत्वाकांक्षी है। और इसको क्या किया है, परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इसमें अमाउंट देख लेते हैं, 87,342.86 है करोड़ रुपया है। इसका मुख्य बिंदु क्या क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस परियोजना के क्षेत्र के 6 जिले के 15 शहरों में लगभग 3.75 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, जिससे मराठवाड़ा और सूखाग्रस्त क्षेत्रों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इस परियोजना में गोदावरी बेसिन
से पानी को बुल्ढाना जिले में वैनगंगा नदी परियोजना में लाने की योजना है। कहाँ से? तो गोदावरी बेसिन से। और इसके लिए 426.52 किलोमीटर लंबी लिंक नहरों की निर्माण किया जाएगा। ठीक है। विदर्भ क्षेत्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुल्ढाना जिले में 15 तालुकों में सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक जलापूर्ति का लाभ मिलेगा। वेनगंगा के बारे में देख लेते हैं। तो वेनगंगा, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज के महादेव पहाड़ी से है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि अभी जब भी कोई नदी या फिर कोई भी चर्चा में रहता है ना, उस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पूछ लेगा कि वेनगंगा किसकी सहायक नदी है या फिर इसकी उद्गम कहाँ हुई है। तो उद्गम होती है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज के महादेव पहाड़ी से तथा लगभग 580 किलोमीटर लंबी है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है। वर्धा नदी में मिलने के बाद इसकी संयुक्त धारा प्राणहिता के रूप में गोदावरी में मिल जाता है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि जो नदी है ना, ये जो वेनगंगा नदी है वो वर्धा में मिलता है, इसके बाद वो प्राणहिता में जाता है और प्राणहिता के बाद ये गोदावरी में। तो इसका मुख्य जो है गोदावरी है। नेक्स्ट है नलगंगा के बारे में देख लेते हैं। तो नलगंगा नदी विदर्भ के बुल्ढाना जिलों से होकर बहती है तथा तापी की सहायक पूर्णा नदी के बाएं तट पर मिलती है। तो तापी की सहायक नदी कौन है? तो पूर्णा नदी है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाएं तट से मिलती है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि पूर्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है गंगा। नेक्स्ट है गया ब्रह्मोनी पहाड़ी। गया की ब्रह्मोनी पहाड़ी है। इसमें क्या क्या आया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो गया की ब्रह्मोनी पहाड़ी, तो पहले यही तो पूछ लेता है बिहार स्पेशल में फ्रेंड्स कि जो ब्रह्मयोनी जो पहाड़ी है कहाँ स्थित है। तो ये गया में स्थित है। हाल ही में शोधनकर्ताओं ने बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर कई औषधीय पौधे में सिल्वेट्रो, जिसे आमतौर पर गुड़माल के नाम से जाना जाता है, की पहचान की गई है। ये आपको टेस्ट में जरूर मिला होगा। केजीएस का टेस्ट अभी मैं दे रही थी या फिर एडुटेरिया का दे रही थी, किसी में तो ये मिला ही है। नेक्स्ट है गुड़माल जिम्नेमा सिल्वेट्रे है। इसके क्या क्या इसका कार्य मतलब फ़ायदा है इसका? तो गुड़माल रक्त शर्करा के स्तर को कम करने की अपनी अनूठी क्षमता के लिए जाना जाता है। और जैसे डायबिटीज होते हैं ना, उसमें ये काम आने वाला है। इसमें जिमनेमिक एसिड की उपस्थिति होती है, जो आंत की बाहरी परत में रिसेप्टर साइटों पर प्रभाव डाल करके काम करता है। ठीक है। जिससे मिठास की लालसा कम हो जाती है और क्योंकि जो मिठास की लालसा होती है ना, उसी को कम कर देता है गुड़माल, तो इसलिए डायबिटीज होने की चांसेस कम रहती है। और डायबिटीज जिसको है उसको भी थोड़ी सी वो हेल्प करता है, मतलब उसके लिए ही बना हुआ है। गुड़माल का पौधा हाल ही में BGR-34 दवा के महत्वपूर्ण घटक के रूप में सामने आया है, जिससे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। इस जड़ी बूटी में फ्लेवोनॉइड्स और सैपोनिन भी होती है, जो लिपिड उपापचय को विनियमित करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट है नीलकुरिंजी IUCN रेड लिस्ट में शामिल हो गया है। इसका स्रोत है द हिंदू। नीलकुरिंज क्या है? तो बैगनी रंग की एक फूल की झड़ी है, जो 12 साल में एक बार खिलती है, को IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की अधिकारित रेड लिस्ट में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेड लिस्ट में कौन शामिल है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, नीलकुरिंजी। ठीक है। नेक्स्ट है, उतना खास नहीं है फ्रेंड्स, उसमें जितना ये सब बेवजह की जो है ना वो चीज़ नहीं। यहाँ पे हॉट स्पॉट कहाँ थे इसका है, तो पश्चिमी घाट है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। और उतना खास नहीं रहता, बस इतना जान लीजिए कि नीलकुंजरी जो है वो रेड लिस्ट में शामिल हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना, ये इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका स्रोत है PIB। तो हाल ही में विद्युत मंत्रालय के तहत मिनी रत्न अनुसूचित CPSU SVGN लिमिटेड ने 90 मेगावाट की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यह उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है।
ठीक है। और इस परियोजना के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर में पार्क में स्थित है। ठीक है। इस पार्क का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर है और ये क्या है, तो यह परियोजना मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में से एक है। एक ही चीज़ को बहुत बार रिपीट कर करके ना फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं। नेक्स्ट, चालू होने पर ये क्या होगा, तो 2.3 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा और 2070 तक सरकार के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के मिशन को महत्वपूर्ण योगदान देगा। परियोजना का लागत कितनी है, तो 646.20 करोड़ रुपए है और यह परियोजना जल वाष्पीकरण को कम करके जल संरक्षण में मदद करेगी। भारत के स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता जून 2024 तक 85.47 गीगावाट तक पहुंच गई है। नेक्स्ट है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। इसका जो है, इसके बारे में क्या क्या है तो वो देख लेते हैं। तो भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था और बिल विमान एक्ट 1934 का स्थान लेने का प्रयास करता है। अभी इसमें क्या क्या है, तो यह 3 वैधानिक प्राधिकरणों की स्थापना करता है, जिसमें पहला है रेगुलेटरी काम करने और सुरक्षा की निगरानी करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है। नेक्स्ट है सुरक्षा की देखरेख करने के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना की जांच के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो। नेक्स्ट है इसमें एक्ट विमानों से संबंधित कई गतिविधियों को रेगुलेट करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, स्वामित्व, उपयोग, संचालन और व्यापार होगा। नियम बनाने की शक्ति किसमें है, तो यह एक्ट केंद्र सरकार को कई मामलों पर नियम बनाने का अधिकार देता है। दूसरा है विमानों से संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियों का रेगुलेशन और लाइसेंसिंग, प्रमाणन और निरीक्षण से संबंधित मामला है। दूसरा है यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, तो हवाई परिवहन सेवाओं को रेगुलेशन करना है। और तीसरा है 1944 के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी कन्वेंशन का कार्यान्वयन करना है। अपीलीय व्यवस्था क्या है, तो यह एक्ट केंद्र सरकार को नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने की अनुमति देता है। तो किसको देता है, तो केंद्र सरकार को देता है। यह केंद्र सरकार को दंड के निर्णय के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देता है और अधिनिर्णय अधिकारी के फैसलों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी की जा सकती है। DGCA और BCAS के आदेशों के खिलाफ अपील, तो इसमें इसके आदेश के खिलाफ अपील केंद्र सरकार के समक्ष की जाएगी और केंद्र सरकार के आदेशों के खिलाफ आगे किसी अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 78 स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भारत के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, इसका PIV इसका स्रोत है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में भारत के विकास को आकार देने, नवाचार को बढ़ावा देने और देश को विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से भविष्य के लक्ष्य की एक श्रृंखला को रूपरेखा प्रस्तुत किए हैं। तो अभी हमारा जो स्वतंत्रता दिवस हुई है वो कितनी हुई है, तो 78वां हुई है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इसकी मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो प्रधानमंत्री के संबोधन में मुख्य बिंदु इस प्रकार है। कौन कौन है मुख्य बिंदु, तो जीवन की सुगमता मिशन, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो जीवन की सुगमता मिशन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मोड पर ईज ऑफ लिविंग, कौन है, तो ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन की सुगमता का पूरा करने के और अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। उन्होंने एक व्यवस्थित आकलन और बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं में सुधार के जरिए शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने की बात कही है। नालंदा की भावना का पुनरुद्धार, ये हमारा नालंदा आप हमें बताएंगे कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है और गुप्त वंश से है, तो ये भी मैं इतना इंडिकेट कर दे रही हूँ, आगे बता देंगे आप मुझे।
नालंदा की भावना का पुनरुद्धार। तो प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही गई है। वर्ष 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन पर आधारित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो चुकी है, फिर ध्यान रखेंगे। जब भी जो मोदी जी का जो नेक्स्ट 3.0 स्टार्ट हुआ था ना, तभी हो गया था। मेड इन इंडिया चीफ सेमीकंडक्टर उत्पादन। तो प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आयात पर निर्भर घटाना और तकनीकी आत्मनिर्भर बढ़ाना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्किल इंडिया कौशल भारत। प्रधानमंत्री ने बजट 2024 का उल्लेख करते हुए भारत के युवाओं को प्रशिक्षित करने और भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के लिए सरकार द्वारा घोषित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट, औद्योगिक विनिर्माण का केंद्र। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के व्यापक संसाधनों और कुशल कार्यबल का लाभ उठाते हुए भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की है। नेक्स्ट, भारत में डिजाइन दुनिया के लिए डिजाइन। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी डिजाइन क्षमताओं को सराहना की और ऐसा उत्पाद बनाने का आग्रह किया जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरत पूरा कर सके। नेक्स्ट, वैश्विक गेमिंग बाजार में अग्रणी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को मेड इन इंडिया गेमिंग उत्पादन बनाने के लिए अपनी समृद्धि, प्राचीन विरासत और साहित्य का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कथन कार्य में ही डाल देंगे ये सब। और उन्होंने कहा कि भारतीय पेशेवरों को न केवल खेलने में बल्कि गेम बनाने में भी वैश्विक गेमिंग बाजार का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय गेम को दुनिया भर में अपनी पहचान बनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन जॉब्स एवं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन और कुछ चुनौतियों से निपटने में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों में ग्रीन जॉब के महत्व पर जोर दिए हैं। और उन्होंने कहा कि देश अब हरित विकास और हरित रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजन होंगे। प्रधानमंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पाद में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने और पर्यावरण संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अस्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। नेक्स्ट है भारत स्वस्थ भारत मिशन। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को स्वच्छ भारत की राह पर चलना चाहिए, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय पोषण अभियान के उद्घाटन के साथ हो चुकी है। ये सब पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर निवेश प्रतियोगिता। प्रधानमंत्री ने राज्य स्तरों से आग्रह किया है कि वे निवेश आकर्षण करने, सुशासन का आश्वासन देने और कानूनी व्यवस्था की स्थिति में विश्वास बहाली के लिए स्पष्ट नीतियां बनाएं। नेक्स्ट, वैश्विक मानक के तौर पे भारतीय मानक। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की पहचान गुणवत्ता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों बनाने की आकांक्षा रखनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन लक्षण। तो प्रधानमंत्री ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए भारत की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दोहराया है। तो लक्ष्य क्या रखा गया है फ्रेंड्स? 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करना। ठीक है, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिला होगा। उन्होंने कहा कि भारत की G20 देशों के बीच पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला एकमात्र देश है। नेक्स्ट, चिकित्सा शिक्षा का विकास। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 वर्षों के दौरान चिकित्सा की 75,000 नई सीटें जोड़ने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य
देश की चिकित्सा शिक्षा क्षमता को बढ़ाना और स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। नेक्स्ट, राजनीतिक में युवाओं को शामिल करना। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख युवाओं को राजनीतिक व्यवस्था में लाने का आह्वान किया है। कितना? तो 1 लाख युवाओं को, विशेष रूप से उन लोगों को जिनके परिवारों में राजनीति का कोई इतिहास नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भाई भतीजावाद एवं जातिवाद की बुराइयों से लड़ना और भारत की राजनीति में नए लोगों को शामिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 है। इसका स्रोत है PIB। तो हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYU का 2.0 का मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट है, इस जो मुख्य बिंदु क्या है। तो इस योजना के तहत 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में किफ़ायती कीमत पे मकान बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्य वर्ग परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 2.30 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। PMAYU के तहत 1.18 करोड़ मकान स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 85.5 लाख से अधिक मकान पहले ही बनकर लाभान्वितों को सौंपा जा चुका है। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ PMAYU 2.0 का 1 करोड़ परिवारों को आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है। कितना? 10 लाख करोड़। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग के लोगों को उनके घर के निर्माण खरीद के लिए किफ़ायती आवास ऋण पर क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट के कॉर्पस फंड को 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पात्रता मानदंड क्या होगा? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS परिवार वे परिवार है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक ही है। निम्न आय वर्ग जिसमें वो वार्षिक कितनी आय होनी चाहिए? तो 3 लाख से 6 लाख होगा, जो निम्न आय वर्ग में आते हैं। और मध्य आय वर्ग में जिनकी आय 6 से 9 लाख रुपए तक होगा, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु नाम की 3 महासागर संरचनाएं, ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब हिस्टोरिकल नाम है हमारे, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। द इंडियन एक्सप्रेस इसका स्रोत है। तो यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन और अंतर सरकारी महासागरीय आयोग ने हिंद महासागर में स्थित 3 पानी के नीचे की भौगोलिक संरचनाओं को अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज नाम दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है? तो ये है आपका 3 पानी के नीचे है, क्या है? तो अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर में। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र ऐसा महासागर है जो हमारे भारत के नाम पे है। तो हिंद महासागर में 3 स्थित मिले हैं और उसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। मुख्य बिंदु क्या है? तो हाल ही में नामित 3 संरचनाओं की खोज राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा के समुद्री विज्ञान द्वारा की गई है। ये हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भारतीय रिज क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, भारतीय शोध दल ने 2012 में अशोक सी माउंट की खोज की थी। ठीक है, ये अशोक सी माउंट का 2012 में ही खोज हो गई थी और यह 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। 2012 में कल्पतरु रिज की खोज की गई जो 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। भारतीय महासागर अनुसंधान पोत AMGS सागर द्वारा 2020 में चंद्रगुप्त रिज को खोजा गया है जो 632 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इन 3 संरचनाओं के जुड़ने के साथ हिंद महासागर में अब 7 संरचनाएं हो गई है जिनका नाम भारतीय व्यक्तियों के नाम पे रखा गया है। पहला क्या है? तो रमन रिज, पनिकरण सी माउंट, सागर कन्या सी माउंट और DN वाडिया गुओटो।
सी माउंट क्या है, तो यह पानी के नीचे एक पर्वत है। पानी के नीचे एक पर्वत है, उसे सी माउंट कहते हैं। रिज क्या होता है, तो यह एक लंबी संकरी ऊंची भू आकृति है जिसके किनारे खड़ी ढालन वाले होते हैं। और यूगोट क्या होता है, तो गुओट क्या होते हैं, तो यह एक प्राकृतिक जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत है जिसका शिखर समतल है। नोट में, भारतीय दक्षिण महासागर अनुसंधान कार्यक्रम द्वारा 2004 से चलाया जा रहा एक अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण कार्यक्रम है जिसमें NCPOR एक नोडल एजेंसी है जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOFS द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि जो चंद्रगुप्त रिज को कब खोजा गया है, तो 2020 में, और अशोक सी माउंट को 2012 में खोजा गया है, और 2012 में ही कल्पत गुरु रिज को भी खोजा गया है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा पेपर का निचोड़ कंप्लीट होता है। और इसके बाद इसे जो 2 दिन पहले मैंने अपलोड की थी ना, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय बिहार स्पेशल और विविध जितना भी आते हैं ना, वो सारे मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये पार्ट 2 था और ये पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर के आप जरूर देख लेंगे। प्लेलिस्ट में एडुटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट करके बना होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।